हे गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं कि प्राचीन भारतीय कैसे लिखा करते थे और अपने पवित्र ग्रंथों का संरक्षण कैसे किया करते थे। दुनिया भर में कई अलग-अलग लेखन पद्धतियां हैं। मिस्रवासी पेपायरस का उपयोग करते थे। सुमेरियंस ने मिट्टी की पट्टियों का उपयोग किया था, लेकिन भारत में तालपत्र का प्रयोग किया जाता था। सबसे पुरानी ज्ञात ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई हस्तलिपि लगभग 2600 साल पुरानी है और लगभग सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथ विशेष रूप से इन ताड़ के पत्तों पर ही लिखे जाते थे और केवल एक बहुत छोटा हिस्सा शिलालेखों के रूप में धातु की प्लेटों और पत्थरों पर लिखा गया था। मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में कई प्राचीन पत्थर के शिलालेख दिखाए हैं, लेकिन इस वीडियो में चलिए हम पाम लीफ की हस्तलिपियों पर ध्यान देते हैं। मेरे दोस्त के पास इन हस्तलिपियों का एक बड़ा संग्रह है, तो आइए हम नजदीक से इन्हें देखें। यहाँ आप ताड़ के पत्तों को देख सकते हैं जो कई शताब्दी पुराने हैं और यह प्रश्न तुरंत आपके दिमाग में उठता है, इतनी शताब्दियों तक ताड़ के पत्ते कैसे बचे हुए हैं? वे दीमक, नमी या केवल मानव स्पर्श से ही क्षतिग्रस्त क्यों नहीं हुए? इन ताड़ के पत्तों को एक विशिष्ट प्रकार के ताड़ के पेड़ से सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है, जिसे बोरेसस या पाल्मायरा कहा जाता है। नई टहनियों को पेड़ से काट दिया जाता है और इन टहनियों को पानी में उबाला जाता है और फिर कई दिनों तक छाया में सुखाया जाता है। सूखने के बाद ताड़ के पत्तों को प्यूमिस स्टोन का उपयोग करके पॉलिश किया जाता था। इस स्तर पर ताड़ का पत्ता लिखने के लिए तैयार हो जाता था। तो किस तरह की कलम और स्याही का इस्तेमाल किया जाता था? यह अजीब उपकरण लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसमें किसी स्याही का उपयोग नहीं होता है। यह बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इस उपकरण में एक छोर पर एक नुकीला स्टाइलस है और दूसरे छोर पर एक चाकू है। क्या वे चाकू का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करते थे? नहीं, वे इसका उपयोग पत्ते को मनचाही आकार में काटने के लिए करते थे। नुकीले स्टाइलस को स्याही के बर्तन में नहीं डुबोया जाता था, बल्कि स्टाइलस को शब्दों को छापने के लिए पर्याप्त दबाव के साथ दबाया जाता था। हम अभी भी इस प्रक्रिया का उपयोग करके ताड़ के पत्ते पर लिख सकते हैं और हम शब्दों को पढ़ सकते हैं। यह पाम लीफ लिखा है। हम कुछ हस्तलिपियों को देखते हैं जिनमें स्याही का उपयोग किया गया है। स्याही के साथ लिखने का अभ्यास तिब्बत में किया जाता था और प्राचीन भारत के कुछ दूसरे हिस्सों में, लेकिन सबसे लोकप्रिय लेखन प्रक्रिया थी स्याही के बिना इन पत्तियों पर शब्दों को उकेरना। और सवाल उठता है कि क्यों उन्होंने अन्य संस्कृतियों की तरह स्याही का उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि स्याही का उपयोग किया गया है तो मूल लेखन को मिटाना, संशोधित करना और छेड़छाड़ करना आसान है। दूसरी ओर इन ताड़ के पत्तों पर लिखे विषय को बदलने का कोई तरीका नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीयों ने इस पद्धति को अपनाया। मुझे लगता है कि यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से भारत में अभी भी कई प्राचीन ग्रंथ हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब वापस इसी सवाल पर आते हैं कि ये ताड़ के पत्ते इतनी सदियों तक कैसे सुरक्षित रहे। इन ताड़ के पत्तों पर लिखने के बाद इन पत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए वे हल्दी और एक दूसरी जड़ी बूटी के मिश्रण का उपयोग करते थे। इस पेस्ट को सभी तरफ से अच्छी तरह से लगाया जाता था, इसलिए यह नम नहीं हुआ या कीड़ों द्वारा इस पर हमला नहीं किया जाता था। यही कारण है कि अभी भी हमारे पास ये हस्तलिपियां अच्छी स्थिति में हैं। फिर इन पत्तों को बांस या कॉयर से बने तार का उपयोग करके एक साथ बांधा जाता था। चलिए स्टाइलस पर वापस आते हैं। तो मेरा दोस्त प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करता है और इसने कई अलग अलग प्रकार के स्टाइलस को संग्रहित किया है। यह सबसे सरल और शायद सबसे पुराना है। यह स्टाइलस एक तेज नाखून जैसा है। कई हाथी के दांत से बने हैं। हाथी दांत तब बहुत लोकप्रिय था। लगभग सभी हाथी दांत वाले स्टाइलस में पत्तियां काटने के लिए चाकू लगे हैं।
श्रीलंका के स्टाइलस में नीचे एक स्टैंड है, इसलिए वे टेबल पर सीधे खड़े हो सकते हैं। और हम बैल के सींग, हिरण के सींग, लकड़ी और धातु से बने कई अन्य प्रकार के स्टाइलस देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने इसके ऊपर इसके मालिक का नाम भी उकेरा हुआ है, जिसे हम आज भी पढ़ सकते हैं। स्क्राइबर्स आमतौर पर अपने स्टाइलस को समय समय पर तेज करने के लिए शार्पनिंग स्टोन नामक एक चीज का उपयोग करते हैं। इन ताड़ के पत्तों की हस्तलिपियों में से अधिकांश प्राचीन तमिल भाषा में लिखी गई हैं। हालांकि समय समय पर कुछ पत्तियां संस्कृत भाषा में भी लिखी हुई पाई गई हैं। आज हिंदुओं की एक अजीब आदत है, वे कुछ भी लिखने से पहले पृष्ठ के ऊपर एक निशान बनाते हैं। दक्षिण भारत में यह चिन्ह संख्या 2 एक अंडरलाइन और 2 बिंदुओं जैसा दिखता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है और इस प्रतीक को पिलायर सूझी के नाम से जाना जाता है। उत्तर में वे कुछ भी लिखने से पहले शीर्ष पर श्री अक्षर का उपयोग करते हैं। आज कई पढ़े लिखे लोग इस प्रथा पर हंसते हैं और कहते हैं कि प्राचीन हिंदू अंधविश्वासी थे और प्रार्थना के साथ अपना लेखन शुरू करते थे। क्या यह एक व्यर्थ का अंधविश्वास है? चलिए कुछ साल पीछे चलें, कुछ हजार साल पीछे। कल्पना कीजिए कि आप एक स्क्राइब हैं और आपका काम ताड़ के पत्तों पर लिखना है। जब आपको ताड़ के पत्तों का ताजा सेट मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्या आपको तुरंत लिखना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि अपने आधे लेखन के दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि ताड़ का पत्ता ठीक से संसाधित नहीं किया गया है और जब आप स्टाइलस से एक जटिल शब्द लिखते हैं तो यह फट सकता है। इसलिए आपको कुछ भी लिखने से पहले पत्तियों का परीक्षण करना होगा। इसलिए आप ऐसा चिन्ह बनाते हैं जिसमें एक सर्कल, एक कर्व और कुछ रेखाएं होती हैं, जिससे ये निश्चित हो जाए कि इन पत्तियों को लेख लिखने के लिए ठीक से संसाधित किया गया है। तो प्राचीन भारतीय वास्तव में काफी व्यवहारिक थे और इसे देश भर में एक सार्वभौमिक प्रणाली बनाया, इसलिए वे काफी चतुर भी थे। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटे के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।